इमरान खान साहब ने जेल से 7 नकात भिजवाए हैं कौम के नाम, और ये उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब जिस दिन गिरफ्तार हुए थे उस दिन कहाँ खड़े थे और आज इतनी लंबी कैद गुजारने के बाद कहाँ खड़े हैं। मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था कि जितने भी लीडर गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार होने के बाद उनके मौक़िफ़ में लचक आती है। उनकी जो पार्टी है वो भी अपनी मौक़िफ़ के अंदर लचक लेकर आती है और वो कोशिश करते हैं पहले हमारा लीडर बाहर आ जाए, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। पहली प्रायोरिटी होती है लीडर को बाहर लाना, लेकिन इमरान खान साहब की ये प्रायोरिटी है ही नहीं। वो अपनी पार्टी को भी कहते हैं कि अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट जाओ, और ख़ुद वो कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जेल में हूँ, चाहे मैं 500 दिन हूँ, चाहे 500 साल हूँ। अब यहाँ जब आप इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट सुनते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि वो 7 चीज़ें इमरान खान साहब ने बयान की हैं जिनके ऊपर वो एक कदम भी पीछे हटने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए। जो उनका स्टेटमेंट है वो मैं आपको एज इट इज़ बताता हूँ। इमरान खान साहब के ट्विटर से उसको शेयर भी किया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अडियाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम। तहरीक इंसाफ ने हमेशा आईन और कानून के मुताबिक जिद्दोजहद की है, मगर मुल्क पर मुसल्लत माफिया हमेशा आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम और अंडर ट्रायल असीरान की रिहाई हमारे जायज़ मुतालबात हैं। ये वो 2 मुतालबात हैं जो इमरान खान साहब ने कहे थे कि मैं अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक को रोकूंगा। अगर आप ये मुतालबात मानते हैं तो फिर मुज़ाकरात उसके बाद होंगे। मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक चंद दिनों के लिए मुअख्खर कर रहा हूं। इस दौरान तहरीक इंसाफ के खदोखाल और टाइम लाइन का फैसला करूंगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना ज़रूरी हो चुका है। अब सिविल नाफरमानी की तहरीक पे बहुत तनकीद हो रही थी। इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के अंदर कई लोग जो है वो इसके ऊपर पूरी तरह आवाज़ नहीं उठा रहे थे। लोग डरे हुए थे और इमरान खान की पार्टी के लोगों को ब्लैकमेल भी किया गया। ये कहा भी गया कि देखें आप हैं तो पाकिस्तानी, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप पाकिस्तान के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। ये सवाल उठाया गया। अब इस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि हमें क्यों ये तहरीक चलानी पड़ रही है। तो ये 7 वजूहात हैं जो इमरान खान साहब ने बताई हैं। नंबर 1, 2023 में लंदन प्लान के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन आईन के बरखिलाफ 90 दिन के अंदर नहीं कराए गए, क्योंकि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को खत्म करना मकसद था। पहली वजह उन्होंने बताई कि हमारे साथ पहली ज्यादती जो बड़ी हुई, अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी हुकूमत कैसे गिराई गई, वो उसके बाद 2023 में आए। उन्होंने कहा जी हमारे इलेक्शन ही नहीं करवा रहे थे, ये 90 दिन आईन और कानून कहता है, इन्होंने आईन और कानून तोड़ दिया, इलेक्शन नहीं करवा रहे थे कि पीटीआई का पहले सफाया करो। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि 9 मई से पहले ही मुझ पर 140 से जायद मुकदमात बना दिए गए। रेंजर्स ने मुझे इस्लामाबाद से अगवा किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसके तहत हमारे लोगों को गिरफ्तार करना मकसद था। 10,000 अफराद को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात में जेलों में डाल दिया गया। हमारे कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं पर तशद्दुद किया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, उनके खानदानों को हिरासा किया गया, उनको अदालतों से जमानत मिलते ही किसी नए झूठे पर्चे में गिरफ्तार कर लिया जाता। मेरे अगवा से लेकर कारकुनों पर तशद्दुद, गिरफ्तारियां, सब कुछ गैर कानूनी और गैर आईनी था। इस जुल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हकूक की इन बदतरीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस तक न लिया। कादी फायद ईसा हुकूमत के साथ मिला हुआ था। 1971 के बाद कभी किसी पार्टी पर इस तरह का रियासती जबर नहीं किया गया। नंबर 3 पे इमरान खान साहब ने बताया कि तमाम गैर कानूनी और गैर जमहूरी हरबों के बाद उनको गलतफहमी थी कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं जीत सकती। सिकंदर सुल्तान राजा और कादी फायद ईसा ने मिलकर पार्टी निशान छीना, जो पार्टी को बैन करने के मुतरादिफ था। हमारे उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया। 3 उम्मीदवारों को जबरदस्ती इलेक्शन से दस्तबरदार करवाया गया। चौथी ऑप्शन का बंदा खड़ा हुआ, आप अंदाजा कर लें। फिर चौथी चीज इमरान खान साहब बता रहे हैं कि उनको इंजीनियरिंग के जरिए इलेक्शन जीतने का इस कदर यकीन था कि नवाज शरीफ अपनी विक्ट्री स्पीच भी तैयार कर चुका था, लेकिन तकरीर से पहले उनको पता चल गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई है। फिर उन्होंने फॉर्म 47 के जरिए इलेक्शन फ्रॉड किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने इस फ्रॉड को कंफर्म किया और गवाही दी, लेकिन उस पर भी निजाम इंसाफ खामोश रहा और कोई नोटिस ना लिया। नंबर 5, इस रजीम चेंज के बाद के 2.5 सालों में यूं तो इंसाफ के निज़ाम पर कब्जे के लिए हर जाबराना और गैर इखलाकी हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों की आज़ादी के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया। अपनी मर्जी के जज लगाने के लिए आइन के साथ खिलवाड़ किया गया।
इस तरमीम की मंजूरी के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए वो भी एक मजायका खेज दास्तान है। लेकिन इस सारे मामले पर भी ना अदलिया ने कोई नोटिस लिया, ना रियासत का चौथा सुतून समझे जाने वाला मीडिया इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की इखलाकी जुर्रत कर सका। नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के बावजूद तहरीक इंसाफ को आज तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। यह ना सिर्फ तौहीन अदालत है बल्कि अवामी फैसले की तौहीन और जमहूरियत पर शब खून भी है। नंबर 7, 26 नवंबर को हमारे पुरअमन और निहत्ते सियासी कारकुनों पर गोलियां बरसाई गईं। हमारे कारकुनान मुकम्मल तौर पर पुरअमन थे, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उनका मुतालबा आइन और कानून और जमहूरियत की बहाली था। ना तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी, ना ही कोई और पुरतशद्दुद कार्रवाई हुई, लेकिन इसके बावजूद हमारे लोग शहीद किए गए। 12 लोग मगरिब से पहले शहीद किए गए और बाकियों को रात बिजली बंद करके गोलियां मारी गई। इन हालात में जब पाकिस्तानियों से तमाम आईनी हुकूक छीन लिए गए हैं, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया गया है, पुरअमन एहतजाज का हक भी छीन लिया गया है, कानून और आइन की बुनियादें हिला दी गई हैं, अपने ही शहरियों पर गोलियां भी चलाई जा रही हैं, इदारों को अवाम के मुकाबले में लाने की कोशिश की जा रही है, तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना कौम की मजबूरी बन चुकी है। इसके अलावा अपोजिशन लीडरान को जेल में मुलाकात के लिए मैं वेलकम करता हूं। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और अचक ज़ई साहब और अख्तर मेंगल साहब और दीगर कुछ और लोग हैं, वो इमरान खान साहब से जेल में मिलना चाहते हैं और इमरान खान साहब उनसे शायद मुलाकात भी करेंगे अगर सिस्टम ने इजाज़त दी तो। लेकिन उन्होंने कहा मुझे इस हुकूमत से उम्मीद नहीं है कि वो अपोजिशन लीडरान को मुझसे मुलाकात की इजाज़त देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी पार्टी के लोगों से भी 3 महीने से मेरी मुलाकात नहीं करवाई। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है और उनका बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है। बाकी खबरें मैं आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन, वाकई सूरत हाल वहां तक पहुंच गई है कि अब इमरान खान साहब की बात माननी पड़ेगी। यानी नजम सेठी साहब हो गए और कुछ और भी सहाफ़ी हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ ज़्यादातर वो रिपोर्टिंग करते रहे और उनका बयानिया इमरान खान साहब से मुतसादिम रहा है, यह नजरियाती इख्तलाफ रहा है और यह सबका हक होता है। यानी अगर किसी को इमरान खान साहब के नजरिए से इख्तलाफ है तो वो ये हक इस्तेमाल कर सकता है अपना, और अगर मुझे किसी के नजरिए से इख्तलाफ है तो मैं भी ये हक इस्तेमाल कर सकता हूं अपना। तो यही आज़ादी इज़हार राय होती है। लेकिन बाद लोग जो हैं वो जब साजिशों का हिस्सा बनते हैं और अजीब अजीब काम करते हैं तो फिर उनको लोगों की तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। नजम सेठी कहते हैं 1 साल लगा लो या 2 साल, आखिरकार इमरान खान के साथ मुकम्मल करना ही पड़ेगा। बेहतर है इमरान खान के साथ बात करके इसे अपने और मुल्क के लिए इस्तेमाल कर लें। बटन दबाकर इमरान खान फारिग नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग अब ये मान रहे हैं कि अब रास्ता ही कोई नहीं है, यानी इमरान खान साहब के साथ बात नहीं करेंगे तो फिर कहां जाएंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी अब स्टेटमेंट दे दिया है और राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी 2 स्टेटमेंट उनके आए। एक तो ये पीटीआई से मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट नहीं, इमरान खान साहब ही रुकावट हैं। एक तो वो अब नरम स्टेटमेंट दे रहे हैं निस्बतन। दूसरा राणा सनाउल्लाह साहब का एक और स्टेटमेंट भी है जिसमें उन्होंने ये कहा कि देखें, चाहे यूनिफॉर्म के अंदर जो लोग हैं 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक लोग यूनिफॉर्म में हों या बगैर यूनिफॉर्म में हों, दोनों तरफ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होना चाहिए और दोनों तरफ से ये बात होनी चाहिए। तो मैं एक चीज़ पे क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और सब ने जो बावर्दी रेंजर्स एहलकार जिनकी शहादतें हुई, जो एफसी एहलकार की शहादत हुई, इस मामले के ऊपर सब ने इजहार हमदर्दी किया और ये शहादतें एक हादसे के नतीजे में हुई थी, लेकिन इसके बावजूद सब ने इजहार हमदर्दी किया। और क्योंकि वो अपनी ड्यूटी के ऊपर थे और दौरान ड्यूटी, अब ड्यूटी आप उनसे क्या ले रहे थे ये एक अलग बहस है, लेकिन दौरान ड्यूटी वो शहीद हो गए। वो तो अपना काम करने आए थे, तो वो शहादतें हैं उनकी, तो उनके ऊपर तो सबने जो है वो कहा कि अफसोस का इजहार भी किया, हमदर्दी का इजहार भी किया। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शहीद हुए उनके ऊपर तो किसी ने बात ही नहीं की।